राधे राधे फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट विष्णुगुप्त, सेकंड स्वामी दत्त, थर्ड हस्तिवर्मन, फोर्थ उग्रसेन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट विष्णुगुप्त। इसकी डिटेल है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के जिन 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी वे निम्न हैं। पहले कौशल का राजा महेंद्र, सेकंड महाकांतार का राजा व्याघ्रराज, थर्ड कौशल का राजा मंडराज, फोर्थ पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिरी, फिफ्थ कोटिपुर का राजा स्वामी दत्त, सिक्स एरनपल का राजा धनन, कांची का राजा विष्णुगुप्त, एट्थ अवमुक्त का राजा निगिलराज, 9 बेगी का राजा हस्तिवर्मा, 10 पालक्य का राजा उग्रसेन, 11 देवराष्ट्र का राजा कुबेर, 12 कुरस्थलपुर का राजा धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो ऑप्शन फर्स्ट दीवान ए वजारत, सेकंड दीवान ए आरिज, थर्ड दीवान ए रसालत, फोर्थ दीवान ए इंशा। इसका सही आंसर है दीवान ए वजारत। इसकी डिटेल है, शेरशाह ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर 4 विभागों की व्यवस्था की जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दीवान ए वजारत, यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य के आय व्यय की देखभाल करना तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी उनका दायित्व था। सेकंड दीवान ए आरिज, यह सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था, परंतु यह ना तो सेनापति और ना ही सैनिकों की भर्ती करता था। यह सारा दायित्व शेरशाह स्वयं पूरा करता था। थर्ड दीवान ए रसालत, यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क रखना इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। यह कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी करता था। फोर्थ दीवान ए इंशा, इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? तो ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड लिटन, सेकंड लॉर्ड रिपन, थर्ड लॉर्ड कर्जन, फोर्थ लॉर्ड बेलेजली। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। इसकी डिटेल है, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति की भारतीय समाचार पत्रों ने तीव्र आलोचना की थी। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र अंग्रेज समर्थक राजाओं और जमींदारों की भी तीखी आलोचना करते थे, अतः वह भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। यद्यपि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भी सरकार की आलोचना होती थी, किंतु लिटन इन आलोचनाओं को आपत्तिजनक नहीं मानता था। अतः 14 मार्च 1878 को लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट अथवा कलेक्टर को लिखित आश्वासन दें कि वे अपने पत्रों में ऐसी कोई चीज़ प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे जनता में सरकार के विरुद्ध आक्रोश फैलने तथा सांप्रदायिक द्वेष फैलने की आशंका हो। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट प्रार्थना समाज से, सेकंड देव समाज से, थर्ड आर्य समाज से, फोर्थ ब्रह्मा समाज से। तो इसका सही आंसर है डी ब्रह्मा समाज से। इसकी डिटेल है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भू राजस्व के
निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? ऑप्शन फर्स्ट राजराज प्रथम, सेकंड राजेंद्र प्रथम, थर्ड राजेंद्र द्वितीय, फोर्थ कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका सही आंसर है राजराज प्रथम। इसकी डिटेल है, चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थीं। चोल शासकों ने समस्त भूमि की पैमाइश करा के उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया था। राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय में क्रमशः 1 या 2 बार भूमि की माप कराई गई। चोल सरकार पूरी तरह से भूमि कर पर, जो कि उनकी आय का मुख्य स्रोत था, पर निर्भर थी। भूमि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था। भूमि राजस्व के अलावा आयात कर व पथ कर भी साम्राज्य के आय के स्रोत थे। इसके अलावा बंदरगाहों, वनों तथा खदानों के ऊपर भी राजा के संपत्ति में इकट्ठा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट 3 जून 1947, सेकंड 15 अगस्त 1947, थर्ड 4 जुलाई 1947, फोर्थ 16 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर है 3 जून 1947। इसकी डिटेल है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत आए। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। रियासतों को यह छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान या भारत में सम्मिलित हो जाएं या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें। भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया। इसमें ही वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, थर्ड शिव, फोर्थ कृष्ण। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में जब्त क्या था? ज़मीन जब्ती हो जाना, सेकंड ज़मीन की पैमाइश, थर्ड कर, फोर्थ मुद्रा। इसका सही आंसर है ज़मीन की पैमाइश। इसकी डिटेल है, मुगल काल में जब्त मापन पर आधारित राजस्व निर्धारण था। जब्त या जब्ती मध्यकाल में भारत में भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति जो माप पर आधारित थी। यह भारत में शुरू और मुगलों के समय में प्रचलित थी। साधारणतः जब्त, परंतु कभी कभी जब्ती तथा जरीब या अम्ल ए जरीब कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र प्रथम, सेकंड राजराज प्रथम, थर्ड राजेंद्र द्वितीय, फोर्थ राजाधिराज। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय की डिटेल है, राजेंद्र द्वितीय चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम का द्वितीय पुत्र और
राजा धीराज का छोटा भाई था। कोप्पम के युद्ध में जब राजेंद्र द्वितीय का बड़ा भाई राजा धीराज कल्याणी के शासक सोमेश्वर अहमल के द्वारा मारा गया, तब वही रणभूमि में ही राजेंद्र द्वितीय ने अपने भाई का मुकुट सिर पर धारण कर लिया और युद्ध जारी रखा। राजेंद्र द्वितीय की उपाधि प्रकेसरी थी। उसके समय में भी चोल चालुक्य संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। राजेंद्र द्वितीय ने कुंडल संगम में चालुक्य सेना को पराजित किया था। सोमेश्वर प्रथम ने कुंडल संगमम के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी लड़की का विवाह पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड आर.सी. दत्त, थर्ड जी.के. गोखले, फोर्थ सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। इसकी डिटेल है, मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसके सदस्य मुग़ल दरबार में उपस्थित रहते थे, जिन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं प्रदान की और 1857 के विद्रोह, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिमों को अपना वास्तविक शत्रु व सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था और उनके प्रति भेदभाव पूर्ण नीति का अनुसरण किया था। इस दौरान वह भी ब्रिटिशों के प्रति वफादार बने रहे। सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनके पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल इस्लामिक सिद्धांतों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम उनसे नाराज़ हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए। 1864 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा। ऑप्शन फर्स्ट शेख अहमद सरहिंदी, सेकंड शेख निजामुद्दीन औलिया, थर्ड बाबा फरीद, फोर्थ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसकी डिटेल है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में हुआ था। ये 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता अहमद बदायूनी की मृत्यु के बाद अपनी माता बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली में आए। इनकी जीवनी का उल्लेख आइन-ए-अकबरी तक 16वीं शताब्दी के लिखित प्रमाण में अंकित है, जो कि मुग़ल सम्राट अकबर के एक नवरत्नों में लिखा था। 1269 में जब निजामुद्दीन 20 वर्ष के थे, वह अजोधर, जिसे वर्तमान में पाकपट्टन शरीफ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पहुँचे थे और सूफी संत फरीउद्दीन गंज-ए-शक्कर के शिष्य बन गए, जिन्हें सामान्यतः बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। ख्वाजा औलिया 1258 ईस्वी में दिल्ली आए और ग्यासपुर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपनी खानकाह बनाई। इसी बस्ती को आजकल निजामुद्दीन कहा जाता है। वहीं से लगभग 60 साल तक उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों जारी रखी। उनकी खानकाह में सभी वर्ग के लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के पश्चात एक सिंहासन रूढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह मामूलक सुल्तान जो राजत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था। ऑप्शन फर्स्ट बलबन, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड इल्तुतमिश, फोर्थ रजिया। तो इसका सही आंसर है बलबन।
इसकी डिटेल है। गयासुद्दीन बलबन इलवारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीदकर 1232 से 33 ईस्वी में दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के समय में, विशेषकर रजिया सुल्तान के समय में, अमीर शिकार मुइजुद्दीन बैराम शाह के समय में, अमीर ए आखुर अलाउद्दीन मसूद के समय में, अमीर ए हाजिब एवं सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब बन-9 के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप एक सार फारसी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की और उसमें अपने विचारों की विस्तार से विवेचना की। बलबन के राजत्व का विस्तार से वर्णन बर्नी द्वारा बनाई गई उसकी बसाया में मिलता है। उसके राजत्व सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा में उसने स्वयं को श्याव के वंश से संबंधित बताया। उसने अपने राजत्व में उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। सेकंड, बलबन ने राजत्व को देवीय संस्था मानते हुए कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा व शक्ति अल्लाह से प्राप्त होती है, अतः साधारण जनता व सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। थर्ड, बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है, अतः एक अनुग्रही सुल्तान को सदा अल्लाह के संरक्षण के छत्र में रहना चाहिए। 4, बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, किंतु बलबन का ये भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। 5, बलबन ने भव्य दरबार, दिखावटी मान मर्यादा व सुल्तान की प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट रणथंभौर, सेकंड गुजरात, थर्ड चित्तौड़, फोर्थ तेलंगाना। विकल्प ए 1 2 3 4, बी 3 1 2 4, सी ए 3 2 4, डी 2 1 3 4। सो राइट आंसर डी 2 1 3 4। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, तेलंगाना। इसकी डिटेल है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। सुल्तान बनने से पहले उसे इलाहाबाद के निकट कड़ा की जागीर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशास्प था। उसके तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर ए तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 22 अक्टूबर 1296 को कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। गुजरात विजय।
1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट बघेल राजा कर्ण और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति एवं उनकी पत्नी कमला देवी को साथ लेकर वापस दिल्ली आ गया। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। यहीं पर नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी। रणथंभौर का शासक हमीर देव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं कहव को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अतः जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया जो हमीर देव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। तारीख़-ए-अलाई एवं हमीर महाकाव्य में हमीर देव एवं उसके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए यह किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने अमीर खुसरो के रानी पद्मिनी और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेख के आधार पर और पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ का अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुआ और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूतों वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। तेलंगाना 1309 ईस्वी। तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे। तत्कालीन तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव था जिसकी राजधानी वारंगल थी। नवंबर 1309 में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रामचंद्र देव ने काफूर की सहायता की। काफूर ने हीरो की खानों के जिले असीरगढ़ के मार्ग से तेलंगाना में प्रवेश किया। 1310 ईस्वी में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास पहुंचा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन फर्स्ट जयचंद्र द्वारा, सेकंड पृथ्वीराज चौहान द्वारा, थर्ड मलिकों द्वारा, फोर्थ खोखरो द्वारा। तो इसका सही आंसर है खोखरो द्वारा। इसकी डिटेल है सहाबउद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान योद्धा था जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर सहाबउद्दीन मोहम्मद गौरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। 15 मार्च 1206 ईस्वी में
आधुनिक पाकिस्तानी के झेलम क्षेत्र में नदी के किनारे मोहम्मद गौरी को खोखर नामक जाट कबीले के लोगों ने अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने के लिए मार डाला। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था और उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र पर उसके प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? ऑप्शन फर्स्ट ढंगदेव ने, सेकंड विद्याधर ने, थर्ड ननुक ने, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विद्याधर ने। इसकी डिटेल है, विद्याधर खंडदेव का पुत्र और चंदेल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। चंदेल वंश के शासकों में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। मुसलमान लेखक विद्याधर का उल्लेख चंद्र एवं विद्या नाम से करते हैं। विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या मात्र इसलिए कर दी क्योंकि उसने महमूद गजनवी के कन्नौज पर आक्रमण के समय बिना युद्ध किए ही गजनवी के सामने समर्पण कर दिया था। उसके शासनकाल की घटनाओं के विषय में हम तत्कालीन लेखों तथा मुसलमान लेखकों से जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्याधर चंदेल ने महसूद गजनवी को संधि करने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन फर्स्ट द्वैत वेदांत, सेकंड द्वैताद्वैत, थर्ड विशिष्ट फोर्थ अद्वैत वेदांत। तो इसका सही आंसर है अद्वैत वेदांत। इसकी डिटेल है, आदि शंकराचार्य, जन्म नाम शंकर, जन्म 788 ईस्वी, मृत्यु 1820 ईस्वी। अद्वैत वेदांत के प्रणेता संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत में ही नहीं अपितु सारे संसार में उच्चतम दार्शनिकों में महत्व का स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर है, मिलता है। शंकराचार्य का कथन है कि अद्वैत दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और उपनिषदों की शिक्षा पर अवलंबित है। अद्वैत दर्शन के 3 पहलू हैं। फर्स्ट तत्व मीमांसा, सेकंड ज्ञान मीमांसा, थर्ड आचार दर्शन। इनका अलग अलग विकास शंकराचार्य के बाद के वेदांतियों ने किया। तत्व मीमांसा की दृष्टि से अद्वैतवाद का अर्थ है कि सभी प्रकार के द्वैत या भेद का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट मिहिर भोज, सेकंड नागभट्ट, थर्ड राज्यपाल, फोर्थ राजसिम्हा। तो इसका सही आंसर है राजसिम्हा। इसकी डिटेल है, गुर्जरों ने भारतवर्ष को लगभग 300 साल तक अरब आक्रांताओं से सुरक्षित रखकर प्रतिहार की भूमिका निभाई थी, अतः प्रतिहार नाम से जाने लगे। लेजर के शिलालेख पर प्रतिहारों ने स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश के होने की पुष्टि की है। नागभट्ट प्रथम का बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। साथ ही दक्षिण के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। नागभट्ट के भतीजे का पुत्र वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। यद्यपि उसने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से बुरी तरह हार खाई। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा को गद्दी से उतार दिया और वह अपनी राजधानी कन्नौज ले आया। यद्यपि नागभट्ट द्वितीय भी राजकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ
तथापि नागभट्ट के वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018-19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो कि मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। भोज प्रथम ने 50 वर्ष तक शासन किया और गुर्जर साम्राज्य का विस्तार पूर्व में उत्तरी बंगाल से पश्चिम में सतलुज तक हो गया। अरब व्यापारी सुलेमान इसी राजा भोज के समय में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा के विवरण में राज्य की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की। अगला सम्राट महेंद्र पाल था, जो कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजेश्वर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल भी राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही महिपाल ने पुनः उसे हथिया लिया। परंतु महिपाल के समय में ही गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन फर्स्ट कृष्ण प्रथम, सेकंड कृष्ण द्वितीय, थर्ड कृष्ण तृतीय और फोर्थ कर्क द्वितीय। तो इसका सही आंसर है थर्ड कृष्ण तृतीय। इसकी डिटेल है, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। राष्ट्रकूट राजा गोविंद चतुर्थ के बाद अमोद वर्ष तृतीय राष्ट्रकूट राज्य का स्वामी बना था। उत्तरी भारत पर आक्रमण कर कृष्ण तृतीय ने वहां से गुर्जर प्रतिहारों से कालिंजर और चित्रकूट जीत लिए, पर उसकी विजय यात्राओं का प्रधानतया क्षेत्र दक्षिणी भारत था। इस योग्य शासन ने सिंहासनारूढ़ होकर गंगों की सहायता से चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया एवं यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ एवं एक मंदिर का निर्माण करवाया। कांचीयुम तंजेयम गकोड़ की उपाधि धारण की। चोलों को परास्त करने के बाद कृष्ण तृतीय रामेश्वर तक पहुंच गया। राज्यारोहण के समय कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बना हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 वर्ष लगे और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। पच्चीकारी की दृष्टि से कैलाश मंदिर अद्भुत है। मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इस मंदिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाल वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन फर्स्ट गोपाल, सेकंड धर्मपाल, थर्ड देवपाल, फोर्थ विग्रहपाल। तो इसका सही आंसर है गोपाल। इसकी डिटेल है, पाल वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से हुआ। इस वंश ने बिहार को अखंडित बंगाल एवं बंगाल पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो एक स्थानीय प्रमुख था। गोपाल 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता के माहौल में सत्ताधारी बन बैठा। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया और कुछ समय तक कन्नौज, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत पर भी उसका नियंत्रण रहा। देवपाल के शासनकाल में भी पाल वंश एक शक्ति बना रहा। उन्होंने देश के उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत दोनों पर हमले जारी रखे, लेकिन उसके बाद से साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्र पाल शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभिक 10वीं ने उत्तरी बंगाल तक हमले किए। 1810 से 978 ईस्वी तक का समय पाल वंश के इतिहास के पतन
काल माना जाता है। इस समय के कमज़ोर एवं अयोग्य शासकों में विग्रहपाल की गणना की जाती है। भागलपुर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार नारायण पाल ने बुद्धिगिरी तीरभुक्ति में शिव मंदिर हेतु एक गांव दान दिया तथा 1000 मंदिरों का निर्माण कराया। पाल वंश की सत्ता को एक बार फिर से महिपाल ने पुनः स्थापित किया। उनका प्रभुत्व वाराणसी तक फैल गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य एक बार फिर से कमज़ोर हो गया। पाल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक रामपाल ने बंगाल में वंश को ताकतवर बनाने के लिए बहुत कुछ किया और अपनी सत्ता को असम तथा उड़ीसा तक फैला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंशज थे। ऑप्शन फर्स्ट वाकाटक, सेकंड कल्याणी के चालुक्य, थर्ड बादामी के चालुक्य, फोर्थ कांची के पल्लव। तो इसका सही आंसर है बादामी के चालुक्य। इसकी डिटेल है, राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंती दुर्ग से लगभग 736 ईस्वी में हुआ था। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इसके उपरांत इन शासकों ने मान्यखेद को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने 736 ईस्वी से 973 ईस्वी तक राज्य किया। राष्ट्रकूटों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया था। प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजा सर्वोच्च शक्तिमान था। राजपद आनुवंशिक होता था। शासन संचालन के लिए संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों, विषयों, भुक्तियों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था। राष्ट्र, जिसे मंडल कहा जाता था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति या राष्ट्रकूट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? ऑप्शन फर्स्ट राजराज, सेकंड राजेंद्र, थर्ड कुलोतुंग, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, कुलोतुंग। इसकी डिटेल है, कुलोतुंग प्रथम चोल राजवंश के सबसे पराक्रमी शासकों में से एक था। उसने चोल साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित करने के कार्य में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया था। इसके पूर्व शासक अधिराजेंद्र के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए चोल राज्य के राज सिंहासन पर बेंगी का चालुक्य राजा कुलोतुंग प्रथम को बैठाया गया था। यह चोल राजकुमारी का पुत्र था। अधिराजेंद्र के समय में अनेक राजवंश प्रबल होने शुरू हो गए थे और उनके साथ निरंतर संघर्ष करते रहने के कारण चोल राजा की शक्ति क्षीण होनी प्रारंभ हो गई थी। किंतु कुलोतुंग के शासनकाल में राज्य की शक्ति काफ़ी हद तक कायम रही। कुलोतुंग ने अपने व्यापारिक दूत मंडल को चीन भेजा था। उसने दक्षिण के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य शस्त्र को पराजित किया। इसका उल्लेख बिल्हड़ के विक्रमान देवचरित में मिलता है। 1075 से 76 ईस्वी में कुलोतुंग ने कलचुरी शासक यशकर्ण देव को तथा 1100 ईस्वी में कलिंग नरेश अनंत वर्मा चोरगंग को पराजित किया। कुलोतुंग के शासनकाल में सिंगली नरेश विजयबाहु ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कुलोतुंग ने उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न कर उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर सिंगली राजकुमार बीरे पेरुमाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा लिया। इस घटना की जानकारी बौद्ध महावंश से मिलती है। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? ऑप्शन फर्स्ट चोल, सेकंड चेर, थर्ड पांड्या। विकल्प ए फर्स्ट केवल, बी 2 केवल, सी
1 और 3, डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ए 1 केवल। इसकी डिटेल है चोल राजवंश। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल वंश के विषय में जानकारी के अन्य स्रोत हैं कात्यायन कृत, वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एवं टॉलमी का उल्लेख आदि। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापल्ली एवं तंजौर एक विस्तृत था। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मंगलूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। भिन्न भिन्न समयों में उरगपुर, तंजौर और गंगकौन चोलपुरम को राजधानी बनाकर इस पर विविध राजाओं ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोरा की गुफाओं में है। ऑप्शन फर्स्ट जैन गुफाएं, सेकंड हिंदू गुफाएं, थर्ड बौद्ध गुफाएं। विकल्प ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 3, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसकी डिटेल है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरुल नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गईं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलाश गुहा मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा में 3 प्रकार की गुफाएं हैं। फर्स्ट महायानी बौद्ध गुफाएं, सेकंड पौराणिक हिंदू गुफाएं, थर्ड दिगंबर जैन गुफाएं। इन गुफाओं में केवल एक गुफा 12 मंजिली है, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह गुफा शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल मंदिर की प्रत्येक मूर्ति का शिल्प उच्च कोटि का है। इन गुफाओं से 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा गांव है। इसी गांव के नाम पर ये गुफा एलोरा गुफाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? ऑप्शन फर्स्ट अशोक, सेकंड कनिष्क, थर्ड चंद्रगुप्त, फोर्थ समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि उनके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था। लगभग इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में यह मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थंकरों की मूर्तियाँ कपड़े पहनाकर रखी जाएं या नग्न अवस्था में। इस बात पर भी मतभेद था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनाना चाहिए या नहीं। आगे चलकर यह मतभेद और भी बढ़ गया। ईसा की पहली सदी में आकर जैन मतावलंबी मुनि 2 दलों में बट गए। एक दल श्वेतांबर और दूसरा दल दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों संप्रदायों में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से अधिक चरित्र को लेकर है। दिगंबर आचरण पालन में अधिक कठोर माने जाते हैं, जबकि श्वेतांबर कुछ उदार हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहकर साधना करते हैं। यह नियम केवल मुनियों पर लागू होता है। दिगंबर संप्रदाय यह मानता है कि मूल आगम ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्ध को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती और स्त्री शरीर से कैवल्य ज्ञान संभव नहीं है। किंतु श्वेतांबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट होयसल, सेकंड पांड्य, थर्ड काकतीय। विकल्प ए 1 व 2,
बी 1 व 3, सी 2 व 3, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसकी डिटेल है, चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे अपने राज्य को अक्षुण्ण बना रखने में असफल रहे। सुदूर दक्षिण में पांड्य, केरल और सिंघल राज्यों में विद्रोह की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी और वे चोलों की अधीनता से मुक्त हो गए। समुद्र पार के जिन द्वीपों व प्रदेशों पर राजेंद्र प्रथम द्वारा आधिपत्य स्थापित किया गया था, उन्होंने भी अब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। द्वार समुद्र के होयसल और इसी प्रकार के अन्य राजवंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य अब सर्वथा क्षीण हो गया। चोलों के अनेक सामंत इस समय निरंतर विद्रोह के लिए तत्पर रहते थे और चोल राजवंश के अंतःपुरा व राज दरबार भी षड्यंत्रों के अड्डे बने हुए थे। इस स्थिति में चोल राजाओं की स्थिति सर्वथा नगण्य हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट, पाल प्रतिहार व गहड़वालों में। सेकंड, पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों में। थर्ड, पाल राष्ट्रकूटों व चंदेलों में। फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड बी, पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों में। इसकी डिटेल है, हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, गुजरात एवं राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान उत्तर भारत में स्थित कन्नौज ने ले लिया। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर होने, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने, गंगा तथा यमुना के बीच स्थित होने के कारण उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने एवं तीनों महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली एवं उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। ऑप्शन फर्स्ट, रत्नावली। सेकंड, नागनंदा। थर्ड, प्रियदर्शिका। विकल्प ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसकी डिटेल है, हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसके नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। इसके दरबार में बाणभट्ट, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शोभा बढ़ाते थे। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की स्तुति करता था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। ऑप्शन फर्स्ट, ऐहोल। सेकंड, जूनागढ़। थर्ड, नानाघाट। फोर्थ, एरड़। तो इसका सही आंसर है एरड़। इसकी डिटेल है,
एरर से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 510 ईस्वी का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। अनुमान है कि भानुगुप्त राजवंश से संबंधित था। यह लेख महाराज भानुगुप्त के अमात्य गोपराज के विषय में, जो उस स्थान पर भानुगुप्त के साथ संभवतः किसी युद्ध में आया था और वीरगति को प्राप्त हुआ था। गोपराज की पत्नी यहाँ सती हो गई थी। इस अभिलेख को एरर का सती अभिलेख भी कहा जाता है। एरर से प्राप्त एक बराह मूर्ति के अभिलेख में हुड शासक तोरमार और उसके प्रथम वर्ष का उल्लेख है। इसमें दिवंगत महाराज मातृ विष्णु के छोटे भाई धन्य विष्णु द्वारा बराह विष्णु के निमित्त मंदिर निर्माण करवाने का उल्लेख है। एरर में गुप्तकालीन नृसिंह मंदिर, बराह मंदिर तथा विष्णु मंदिर पाए गए हैं। ये सब अब ध्वस्त अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम गुप्त शासक जिसके परम भागवत की उपाधि धारण की है वह था। ऑप्शन फर्स्ट श्रीगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड कुमारगुप्त, फोर्थ समुद्रगुप्त। जिसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य व विरोचित गुणों से संपन्न था। शकों व विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह सकारी भी कहलाया। वह अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, काठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया। चीनी यात्री फहान उसके समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेश चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम आदि उपाधियां धारण की थीं। अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से बाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैनपुर बराधीश्वर भी कहा जाता है। उसकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पुराधीश्वर भी कहा गया है।